सबसे पहले तो नववर्ष 2021 के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को बधाई शुभकामना देता हूँ। 2020 को अलविदा, क्योंकि 2020 पूरे विश्व के लिए महामारी का दौर बना। लाखों की तादाद में कालकौलित हुए, बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए। देश ही नहीं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में ठहराव आया। लेकिन अब वो शुभ घड़ी 2021 लेके आई है कि इस कोरोना महामारी को जमींदोज करने के लिए वैक्सीन का इजाद हो गया है। जल्दी ही सार्वजनिक रूप से सब कुछ सुलभ होने वाली है। इसलिए इस शुभ घड़ी का मैं स्वागत करता हूं। लोग स्वस्थ रहें, मानव जीवन की रक्षा हो, मानवता का उत्थान हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सर, यूके में जो एक नया विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो सबसे हटकर अलग है। ये विविधताओं का देश है। विभिन्न प्रकार के मौसम, विभिन्न प्रकार की जलवायु, विभिन्न प्रकार की बोली भाषा, विभिन्न प्रकार के रहन सहन और विभिन्न प्रकार का खान पान, सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और यही नहीं, हमें ये कहने में कोई भी रंच मात्र संकोच नहीं है कि भारत के लोगों की इम्यूनिटी पावर दुनिया के किसी भी देश से स्ट्रांग है, जिसके चलते 134 करोड़ आबादी वाले भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पर समस्त देशवासियों ने न केवल कोरोना महामारी का डटकर मुकाबला किया, बल्कि सावधानी बरतते हुए अपने दैनिक चर्या में संयम के साथ इस कोविड-19 को परास्त भी किया। और यही कारण है कि कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा दुनिया के तमाम ऐसे छोटे देश जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से भी कम है, उनसे भी कम हमारे पूरे देश की मौत का आंकड़ा है। यानी भारत के लोगों ने अपनी पुरानी आयुर्वेदिक विधा के बलबूते पर इस कोरोना महामारी पर पूरी तरीके से नियंत्रण करके रखा था। वैक्सीन अब सोने में सुहागा बन के आ रही है। तो स्वाभाविक रूप से रही सही जो कुछ जड़ें कोरोना की बची हुई हैं, अब वो भी नष्ट नाबूद हो जाएंगी। इसलिए 2021 इस मामले में भी सुखद है कि महामारी के दौर 2020 का अंत हुआ। 2021 का आगमन के साथ साथ वैक्सीन का भी आगाज हुआ। जल्दी ही हम पूरी तरीके से स्वस्थ होकर के इस कोरोना महामारी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा करेंगे। सर, नए वर्ष में दूर हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत हुई, 2 बिंदुओं पे केंद्र सरकार राजी हो गई। 2 बिंदुओं का मामला है, किसान कह रहे हैं कि इसको रिमूव किया जाए, लेकिन 4 जनवरी की अगली बैठक है। क्या उम्मीद है सर आपकी? देखिए, हमने शुरू से ही इस बात को लोगों से कहा कि मोदी जी की सरकार जब से देश में बनी है, गरीबों, मजलूमों, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों, वंचितों और उपेक्षितों के लिए
बढ़ चढ़ के काम किया। उसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसानों को मिली, क्योंकि किसान अन्नदाता भी है। अपने खून पसीने मेहनत की कमाई से जो अनाज पैदा करता है उससे न केवल पूरे देश को खिलाता है बल्कि विश्व में निर्यात भी हमारा देश करता है। ऐसी हालात में उसका सम्मान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा किसानों की सर्वोच्च प्राथमिकता रखी। किसान सम्मान निधि, किसानों का ऋण माफ करना, समय समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर किसानों को लाभकारी मूल्य देना, खाद के केंद्रों पर भरपूर खाद उपलब्ध कराना, नीम कोटेड यूरिया देना और इसी के साथ ही साथ 2 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज इसलिए बनाना कि किसान अपनी आवश्यकता के अनुरूप जब चाहे आर्थिक सहायता ले सकता है। वन नेशन वन मार्केट का फार्मूला दिया, यानी देश का कोई किसान किसी कोने पर कोई किसी भी मंडी में जा सकता है, अपना सामान वहां पर बेच सकता है। अब न क्षेत्र की सीमा है न प्रदेश की सीमा है। देश के किसी भी प्रदेश में स्थित, किसी भी कोने पर स्थित मंडी में किसी भी प्रदेश का व्यक्ति अपनी उपज को जाकर के बेच सकता है। और अभी अभी जो कृषि बिल आया है ये किसानों की बेहतरी के लिए आया है और पूरे देश का किसान शुरू से इसका स्वागत भी कर रहा है। हमारे पंजाब के किसानों में थोड़ी सी भ्रम की स्थिति रही है, उसके लिए हमारी सरकार और हमारा केंद्रीय नेतृत्व दिल खोल करके लगातार वार्ता कर रहा है और वार्ता के सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। अंत में जो भी नतीजे आएंगे वो किसानों के हित में होगा, सुखद होगा और सकारात्मक होगा। सर, माल पे आरोप लगाना हो चाहे और भी कई चीजों की बातचीत हो, क्या कहें सर जो वहां की राजनीतिक स्थिति है? देखिए, लोक लुभावने नारे तो क्षणिक रूप से किसी को भी अपने साथ खड़ा कर सकता है, लेकिन लंबी दौर में लोगों को विकास चाहिए, काम चाहिए, साथ ही साथ वो काम दिखाई पड़ना चाहिए। वो केवल भारतीय जनता पार्टी में है। यहां नारा नहीं बल्कि काम है, विकास है। आज पूरे देश में जहां चतुर्दिक विकास हो रहा है वहीं पर दर्जनों से भी ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम समाज के अंतिम पायदान के डेहरी तक पहुंच रहे हैं, दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं से हम सबको आच्छादित कर रहे हैं, सभी को सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी गुजर बसर करने का अवसर दे रहे हैं और विकास की मुख्य धारा में प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो, यह हमारी चाहत है। पश्चिम बंगाल में ममता जी ये नहीं कर पाई। वो हमेशा हिंसा की राजनीति करती रहीं, तोड़फोड़ की राजनीति करती रहीं, मारपीट की राजनीति करती रहीं। सत्ता में रहते हुए भी, सत्ता की मुख्यमंत्री होने के बावजूद, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी जो संयम और गंभीरता सरकार चलाने के लिए होनी चाहिए वो ममता जी में कभी दिखी नहीं। तेवर तरफ जरूर है, लेकिन उसी तलखी के साथ
जनता के हितों के लिए जो काम होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुआ है। और यही कारण है कि अब तृणमूल कांग्रेस खुद ताश के पत्तों की तरह तितर बितर हो रहे हैं, छिन्न भिन्न हो रही है, और अंत में उनका भी वही हाल होगा जो ममता बनर्जी जी कभी स्वप्न में भी नहीं सोची होंगी।